नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र के 8वां अध्याय जो पढ़ रहे थे, महिला एवं बाल श्रम के विविध आयाम, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका अगला टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में बालिका शिक्षा की स्थिति, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में बालिका शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन आए। वर्ष 2011 में प्राथमिक स्तर पर राज्य में जहां बच्चियों का प्रतिशत 45.9 था, वहीं लड़कियों का प्रतिशत था 54.1%, यानी कि लड़कों का शिक्षा के प्रति प्रतिशत अधिक था। महिला शिक्षकों की वृद्धि हुई, जिससे महिला शिक्षा के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई, यानी कि महिला शिक्षिकाओं की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण महिला शिक्षा के प्रतिशत में वृद्धि हुई। राज्य में अभी भी महिला साक्षरता दर 52.66% है, जो भारत की महिला साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत 65.54% से कम है, यानी कि वर्तमान में भी महिला साक्षरता की दर कम है। राज्य में बालिका शिक्षा हेतु सरकार की योजनाएं, यानी कि सरकार के द्वारा इनकी शिक्षा को उच्च बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कुछ प्रमुख योजनाओं को विगत दशकों में बालिका शिक्षा के लिए लागू किया गया है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। पहला है विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योग्यता, यानी कि जो प्रतिभावान छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति की योजना लागू की गई है। फिर गार्गी पुरस्कार, यानी कि गार्गी पुरस्कार की योजना भी लागू की गई है। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु सबलता पुरस्कार, यानी कि जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं उनके लिए संबलता पुरस्कार की योजना भी लागू की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की योजना, 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, यानी कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर है बाल श्रम के विविध आयाम, यानी कि बाल श्रम के कौन कौन से मुख्य आयाम होते हैं। बाल श्रम एक ऐसी समस्या है जिसका सामना संपूर्ण विश्व कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का श्रमिक बाल श्रमिक कहलाता है, यानी कि बाल श्रमिक के रूप की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 16 वर्ष या उससे कम आयु का श्रमिक बाल श्रमिक कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 वर्ष से कम आयु वाला बालक को बाल श्रमिक के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 5 से 14 वर्ष के बीच के बालक बालिका या वैतनिक श्रम करते हैं या श्रम द्वारा पारिवारिक कर्ज चुकाते हैं, वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। यानी कि संविधान के अनुसार 5 से लगा के 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत गिना जाता है। फिर आगे आता है बाल श्रम का उद्भव, यानी कि बाल श्रम की शुरुआत कैसे हुई। बाल श्रम का उद्भव पूंजीवादी वर्ग द्वारा न्यूनतम निवेश पर अधिक लाभ की मानसिकता की परिणति है, यानी कि बाल श्रम की शुरुआत पूंजीवादी वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो कम निवेश में या कम खर्चे में अधिक लाभ कमाने की जो मानसिकता लेते हैं वो इन बाल श्रमिकों का विकास करते हैं। बाल श्रम की प्रवृत्ति की समाजशास्त्रियों ने मुख्यतः 4 सिद्धांतों में बांटा है। पहला है न पुरातनवादी सिद्धांत, दूसरा है समाजीकरण का सिद्धांत, श्रम बाजार के विखंडन का सिद्धांत, और एक होता है मार्क्सवादी सिद्धांत। यानी कि इन बाल श्रमों को इन 4 आधारों पर बांटा गया है, यानी 4 के सिद्धांतों के आधार पर बांटा गया है। बाल श्रमिकों के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 25.96 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ श्रम करते हैं, यानी कि ये जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार है। बचपन बचाओ आंदोलन की कैपिटल करप्शन चाइल्ड लेबर इन इंडिया नामक रिपोर्ट के अनुसार देश में 6 करोड़ बाल श्रमिक है, यानी कि इन संस्थाओं द्वारा देश के अंदर 6 करोड़ बालक जो है वो बाल श्रमिक का कार्य करते हैं। फिर बाल श्रम का विस्तार। बाल श्रम के सबसे ज़्यादा दोष असंगठित उद्योग एवं कारखानों में पाए जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर बच्चे काम करते हैं, यानी कि गैर कानूनी उद्योग धंधे जो होते हैं उनमें बाल श्रमिक होते हैं। बाल श्रमिकों के व्यवसाय को मुख्य तौर पर 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है निर्माण क्षेत्र, तीसरा है व्यापार और चौथा है घरेलू एवं वैयक्तिक सेवा।
फिर है बाल श्रम के कारण। सामान्यतः कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण बाल श्रम के समाप्ति के अनेकानेक प्रावधान होने के बावजूद भी बाल श्रम देश में आज भी व्याप्त है। पहला होता है आर्थिक व्यवस्था, यानी कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भी बच्चे जो है इसके में संलग्न हो जाते हैं। फिर है परिवार का बड़ा आकार, सस्ता श्रम और सामाजिक ढांचा, यानी कि ये 4 कारण जो है बाल श्रम को बढ़ाते हैं। फिर है बाल श्रम के दुष्प्रभाव, यानी कि बाल श्रम के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। बाल श्रम का प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। माचिस, आतिशबाजी, निजी खदानों, कांच उद्योगों में लगे बाल श्रमिक टीबी, कैंसर, सांस की बीमारी, चर्म रोग, फोटोबिया, दमा जैसी अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बाल श्रम में संलग्न बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास को भी क्षति पहुंचती है। बाल श्रमिक अनेक इच्छाएं पूरी नहीं होने से वे अपराधों का आश्रय लेते हैं, यानी कि बाल श्रम के कारण ये दुष्प्रभाव पड़ते हैं। फिर है बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार की नीति। बाल श्रम समिति, तो सरकार के द्वारा क्या कानून बनाए गए हैं। पहला है बाल श्रम समिति, यानी कि इस बाल श्रम को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया। सर्वप्रथम 1979 में सरकार ने बाल श्रम की समस्या के अध्ययन और उसने निपटने के लिए उपाय सुझाने गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया। इसे अपनी दूरगामी सिफारिशें की। फिर ये बाल श्रम उन्मूलन तो सरकार द्वारा विधायी नीतियाँ, यानी कि सरकार द्वारा क्या नीतियाँ बनाई गई हैं। गुरुपाद स्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर 1986 में बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम लागू किया गया था। इसमें मई 2015 में संशोधन किया गया। फिर संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद है 23, उसमें मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिरोध। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। फिर है कारखाना एक्ट 1922, कारखाना एक्ट 1948, कारखान एक्ट 1962 और भिक्षावती एक्ट, बागान श्रमिक एक्ट ये जो है सरकार द्वारा ये नियम लगाए गए हैं। फिर आ गया था बाल श्रम एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण एवं निराकरण, यानी कि एक किस दृष्टिकोण या इसके निराकरण के क्या उपाय किए गए हैं। बाल श्रम के संबंध में अनेक संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद बाल श्रम आज भी भारत में व्याप्त है, यानी कि सरकार के द्वारा कई कानून बनाए जाने के बावजूद भी यह भारत में आज भी व्याप्त है। कानून बना देने मात्र से बाल श्रम की समस्या से नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि निर्धनता और परिवार का बड़ा आकार ऐसे 2 कारण हैं जो बालकों को अनचाहा श्रम करने के लिए विवश करते हैं। लगभग सभी बाल श्रमिकों को कार्य करने के लिए अपने अभिभावकों की सहमति प्राप्त होती है तथा वह अभिभावकों को आर्थिक संबलता प्रदान करते हैं, यानी कि अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए भी बालक बाल श्रम करते हैं। बाल श्रम की समस्या से निजात पाने के लिए एक ऐसे रोजगार उनकी कार्यक्रम की आवश्यकता है जो शिक्षा के साथ किसी ऐसे शिल्प में बच्चों को पारंगत करे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, यानी कि इस बाल श्रम की जो समस्या को खत्म करने के लिए एक ऐसी रोजगारमुखी कार्यक्रम की आवश्यकता है कि जो शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराएं। बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी तथा सक्षम सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की आवश्यकता है, यानी कि इस बाल श्रम को समाप्त करने के लिए या इसके उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी, यानी सभी समूह में मिल करके इसका सहयोग करें। सक्षम सामाजिक आर्थिक पुनर्वास की आवश्यकता है, यानी कि समाज के अंदर आर्थिक स्थिति अच्छी हो सभी की, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यकता है, तभी जाकर के बाल श्रम की समस्या से निपटारा हो सकता है। बस इतना ही, धन्यवाद।